हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे, जहां हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के 33 वर्षों के प्रश्नों को कवर कर रहे थे। तो चलिए, गांधी युग जो टॉपिक था हमारा चल रहा था, गांधी युग के टॉपिक से आज के पहले प्रश्न को हम कवर करेंगे। कल 6 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। यानी कि आपको बताना है कि जो गांधी जी थे उन्हें चंपारण आने के लिए आमंत्रण कहें या फिर न्योता कहें या फिर बुलाहट कहें, यह किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और कृष्ण सहाय। तो गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित करने वाले व्यक्ति राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था, तो गांधी जी को चंपारण आने के लिए उन्हें न्योता दिया था। और पहुंचे कहां थे, तो लखनऊ में जाकर के। चलिए, उन तमाम मुद्दों को हम यहां कवर करने वाले हैं। अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया था। अब इस लाइन से क्या क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि गांधी जी भारत अफ्रीका से कब लौटे थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत लौटने के बाद उनका प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन था, तो सबसे प्रथम कहे या प्रथम सफल कहे तो उनका प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन चंपारण जिले में 1917 में किया गया, जिसे हम चंपारण आंदोलन या फिर तिनकठिया आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है उनका पहला सफल आंदोलन यही चंपारण का 1917 का आंदोलन था, जिसे तिनकठिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1916 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। इसी लाइन से, इसी पॉइंट से एक प्रश्न बना था कि गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था। तो देखिए, 1916 की बात है। 1916 में चंपारण के एक किसान जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, इस राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ में भेंट किया। कहां मुलाकात होता है, तो लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप एक बार चंपारण आए और चंपारण आकर के हम मजदूरों की दशा दुर्दशा को देखें, शायद आपको मोह आए और आप हमें इस दुर्दशा से मुक्ति दिलाएंगे। चंपारण का मामला बहुत पुराना था, ऐसा नहीं कि नया पुराना मामला था, बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे ही 19वीं सदी समाप्त होती है, समाप्त होते होते एक घटना होती है, और वह घटना क्या है, तो जो पहले नील की खेती करके नील को उगा करके फिर बाजार में बेचा जाता था, अब उसका स्थान कौन ले लेता है, तो रासायनिक रंगों ने बाजार में स्थान ले लिया। यानी कि केमिकल के माध्यम से अब नील बनाया जाने लगा, नई नई फैक्ट्रियां लगने लगी, और जब नई नई फैक्ट्री और बाजार में आसानी से नील मिल जाए तो फिर कौन ही इस नील की खेती वाली नील को खरीदने जाए। अब इसके फलस्वरूप क्या होता है, तो इसके फलस्वरूप जो नील की खेती हुआ करती थी उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक क्या करते हैं, तो नील की खेती को बंद करने का निर्णय ले लेते हैं। वह विवश हो जाते हैं कि अब नील की खेती बंद की जाए, क्योंकि वो फायदे अब इसमें नहीं है। किसान भी नकदी फसल नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। अब जो किसान थे ये भी चाहते थे कि क्यों ना ऐसा कोई मौका है जिससे हमें नील की खेती से छुटकारा मिल जाए। लेकिन जो गोरे मकान मालिक थे, जो अंग्रेजी बागान मालिक हुआ करते थे, गोरे मकान मालिक, उन्होंने किसान की मजबूरी का क्या उठाया, फायदा उठाया। और फायदा यह उठाया कि उन्होंने कहा कि अनुबंध से यदि तुम्हें मुक्ति पाना है, यानी कि आप क्या चाहते हैं इस अनुबंध से मुक्ति, तो अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य कर भी आपको देना होगा। यानी कि आप यदि चाहते हैं कि इस नील की खेती को नहीं करे तो आपको एक कर देना होगा, जिसे तवान कर कहा जाता था, बहुत ज्यादा होता था, और साथ ही साथ कुछ लगान भी देना होगा हर साल हर समय। और यह लगान और यह जो कर था यह इतना ज्यादा होता था कि शायद ही इसे कभी कोई मजदूर चुका सके। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। कब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था, तो आप ध्यान रखेंगे गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ किया था,
तो 1917 आप याद रखेंगे, 1917 की बात है, 1917। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि सेशन अच्छा लगा हो, यदि एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नों की यह सीरीज आपको अच्छी लगे, तो आप फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि जीएस सारथी अड्डा ऐसे ही प्रश्नों के साथ किस प्रकार के एग्जामिनर द्वारा नए प्रश्न बनाए जा सकते हैं उनके साथ जुड़े और आपकी सफलता में एक नई जान फूंक दे। चलिए अगला प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? इंडिगो आप समझ रहे हैं, इंडिगो का मतलब वही नील होता है, यानी कि नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य जेवी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल। तो जब भी कहे कि गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया, न्योता किसने दिया, किसने बुलाया, किसने उन्हें यह बताया कि आपको चंपारण चलना चाहिए, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो एक ही नाम आएगा और वह नाम होगा राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीपीएससी 2020 का प्रश्न है। अब आप देखेंगे लगातार यहां से 4-5 प्रश्न इससे बनाए जाएंगे और बार बार एक ही प्रश्न को रिपीट किया जाएगा, सिर्फ लैंग्वेज में अंतर होगा। चलिए अगला प्रश्न 2016 में पूछा था, आप देखेंगे, किस यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया गया था? फिर वही बात है, क्या है तो लैंग्वेज में चीजों को बढ़ाया गया। जैसे कह रहे यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों का जो शोषण किया जा रहा था, उस शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, तो वह कोई और नहीं राजकुमार शुक्ल होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 2016 में फिर अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। अंतर क्या है तो सिर्फ लैंग्वेज में अंतर है, और 2023 में बीपीएससी टीचर में पूछा है प्रश्न। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया? बहुत बढ़िया। वह कौन व्यक्ति है जिन्होंने चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को क्या किया? न्योता दिया, बुलाया, और वहां के जो किसान थे, कृषक थे, उनकी दयनीय स्थिति को देखने हेतु उनसे अनुग्रह किया, आग्रह किया कि आप आएं और वहां की स्थिति को देखें। कोई और नहीं, यह काम राजकुमार शुक्ल द्वारा। एक ही प्रश्न को आप देखिए बार बार किस तरीके से पूछा जा रहा है, लैंग्वेज को चेंज करके, और बस इसी लैंग्वेज के चेंज में आप फंस जाएंगे यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको यदि बीपीएससी का एग्जाम पास करना है तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए, और यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं तो रिजल्ट क्लियर नहीं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, और यदि कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। अगला प्रश्न है, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? यानी कि आप फिर बताएंगे कि चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी किया? कोई और नहीं राजकुमार शुक्ल होंगे। इन्हीं के कहने पे वो चंपारण आते हैं, और लखनऊ में 1916 में इन्होंने उनसे मुलाकात किया जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, और गांधी जी से मुलाकात करके कहते हैं कि आप चले, हमारे बिहार में एक चंपारण जिला है वहां, और उस जिला में चल करके आप कृषकों की दुर्दशा को देखें, और यदि आपको मोह लगे, आपको ऐसा फील हो कि कृषकों की दुर्दशा बहुत बुरी है, तो आप हमारे लिए कोई मार्ग बताएं ताकि हम इस चीज से निजात पा सके। और महात्मा गांधी फिर नहीं आते हैं। 1916 में लोग इंतजार करते रह जाते हैं, 17 में मार्च बीत जाता है, इंतजार करते रह जाते हैं। फिर राजकुमार शुक्ल यहां से चंपारण से निकलते हैं और सीधे पहुंचते हैं मुजफ्फरपुर रास्ते होते हुए, कहां तो कलकत्ता, और कलकत्ता में जाकर के गांधी जी से मुलाकात करते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि गुरुदेव आचार्य, आपसे हमने नम्र निवेदन 1916 में लखनऊ में किया था कि आप कृपया करके एक बार चंपारण आने की कष्ट करेंगे, लेकिन आपका राह देखते देखते ये नैन और ये जो दिल की स्थिति है वह बिगड़ चुकी है, और यह नैन जो है आपको खोजते खोजते तरस गया, इसलिए फिर मैं पता लगाते लगाते जैसे तैसे आपके पास आया हूं, और आपसे उम्मीद है कि आप एक बार जरूर हमारे चंपारण में चलेंगे। महात्मा गांधी आश्वस्त करते हैं, कहते हैं बिल्कुल इस बार मैं जरूर आऊंगा। और फिर महात्मा गांधी वहां से चलते हैं पटना होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए पटना आते हैं राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद तो हालांकि शायद उस टाइम नहीं रहते हैं। फिर मुजफ्फरपुर होते हुए वो निकलते हैं चंपारण के लिए, और जब चंपारण की किसानों की दुर्दशा को जब वो देखते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी रह जाती है, हक्के बक्के रह जाते हैं, और महात्मा गांधी निर्णय करते हैं
कि हमारे देश में ऐसी भी स्थितियां हैं कि लोग एक टाइम का खाना खाने के लिए रेडी रहते हैं तो दूसरे टाइम का खाना उनके पास नहीं है, बदन ढकने के लिए उनके पास कपड़े नहीं है। इस दुर्दशा को देखने के बाद गांधी जी ने कहा कि हम यहां से आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है, और यही आंदोलन था जो सफल भी होता है, और गांधी जी नेशनल हीरो के रूप में, राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय हीरो के रूप में निखरते हैं। और फिर 1918 का अहमदाबाद कहे, खेड़ा आंदोलन कहे, रोलेक्ट एक्ट कहे, 1920 का सहयोग आंदोलन कहे, करते करते महात्मा गांधी राष्ट्रपिता तक का सफर तय करते हैं। तो उम्मीद है कि चीजों को आप काफी अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे, और यदि चीजें अच्छी लगे तो बस आपसे क्या चाहिए, तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर का बटन दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि वही सारी बात यहाँ एक्सप्लेनेशन में होनी चाहिए। तो ये सारी बातें तो हम लोगों ने ऊपर भी किया था। कुछ जो चीजें हैं, जो जब हम लोग कंसेप्चुअल चीजों को पढ़ते हैं, जब कंटेंट पढ़ते हैं, तब इन सारी चीजों को बताते हैं। यहां हमने प्रश्न के साथ ही बता दिया। ये सारी चीजें जो है, चीजों को कनेक्ट करने के लिए अच्छे से बताई जाती है। आप एक कहानी के फॉर्म में चीजों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न फिर आपके सामने है। प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? आप बताएंगे राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को, वह नेता है महात्मा गांधी होंगे क्या? ऑप्शन में कहीं है क्या? कहीं नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी हेडमास्टर का प्रश्न था, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? सभी लोग जानते हैं, अभी हमने बहुत लंबा चर्चा किया उस पे, यही जो चंपारण सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर ए, जिस चंपारण सत्याग्रह ने उन्हें नेशनल लीडर, राष्ट्रीय नेता कहें या फिर नेशनल हीरो, राष्ट्रीय हीरो कहें, वो इन्हें बताया, वह इसे साबित किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया गया था? तो 1917 में। कहां? तो चंपारण में, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे 3/20 इसे 3 कठिया आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और 3/20 का मतलब होता है कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा अनिवार्य रूप से आपको नील की खेती करनी होगी चंपारण के किसानों को, इसलिए इसे 3 कठिया आंदोलन भी कहा जाता है। अब ध्यान रखेंगे, चंपारण ना देकर के 3 कठिया कह दे तो आपको अवेयर रहना है कि इसका दूसरा नाम 3 कठिया था। क्यों था उसको भी हमने आपको बता दिया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो आपको बिल्कुल आसानी से पता है, चंपारण होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? हमने बताया कि यह चंपारण आंदोलन जो था उन्हें राष्ट्रीय नेता बना देता है, राष्ट्रीय हीरो बना देता है, नेशनल लीडर के रूप में वो जाने जाने लगते हैं, और वह नाम है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे आप एक ही प्रश्नों को बार बार रिपीट किया है, क्योंकि यदि चंपारण आंदोलन से बनाना होगा उसे प्रश्न, तो कहां से बनाएगा? जो कंटेंट है। तो आप कंटेंट को यदि क्लियर रखेंगे, कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे, तो 100% प्रश्न आपके उसी के आसपास से गुजरेगा और आप उस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। आगे है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? बताएंगे फटाफट। क्या यह भू राजस्व के विरोध में था, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति थी उस पे, या भू अनुदान? बहुत लोग यहां ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, लेकिन नहीं, नील से संबंधित था, नील की खेती से संबंधित था, और नील को नकदी फसल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। बहुत लोग कंफ्यूजन में एग्जाम हॉल में सोचेंगे कि ब्रिटिश सरकार की कृषक नीति थी जिस वजह से ये लोग क्या होते थे, तो परेशान होते थे, लेकिन नकदी फसल है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। बीपीएससी ने बी माना है, अब ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? अभी ऊपर हम लोगों ने बात किया कि किसे कहेंगे, इजारेदारी, 3 कठिया या जिनमेसी। तो इसे हम 3 कठिया आंदोलन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। 3/20 भी लिख देंगे, ध्यान रखेंगे, इसे 3/20 यानी कि 3 कठिया आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं इसको हमने बता दिया था। अगला प्रश्न, बिहार में 3 कठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? चलिए फटाफट बताएंगे, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं, आपका ही आंसर आना चाहिए। कितना? 3/20, जिसे 3 कठिया आंदोलन भी कहा जाता था, 3/20 होगा। ध्यान रखेंगे,
3/20 अमानत के रूप में रखा जाता था। अगला प्रश्न सीडीपीओ प्री 2005, इस प्रश्न को भी आप करेंगे। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, कहां से प्रवेश किया, फटाफट बताएंगे। तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कहां से किया था, तो आपको ध्यान रखना है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए होगा, यहीं से इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, बार बार एक ही प्रश्न आप बताएंगे। चंपारण, जिसे तिनकठिया आंदोलन 1917 की घटना है, इसी आंदोलन को कहा गया। अगला प्रश्न, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था, फटाफट बताएंगे। जो चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति की गई 19 चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था उसके बाद, तो यह समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो हमें अच्छे से पता है उसको लीड कौन कर रहा था चंपारण सत्याग्रह को, तो लीड करने वाले महात्मा गांधी थे। और किसके साथ, तो भारतीय सरकार और महात्मा गांधी जो था, भारतीय सरकार यानी कि तत्कालिक भारतीय सरकार जो ब्रिटिश की थी वो, और महात्मा गांधी के बीच यह समझौता होता है और चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 71वीं बीपीएससी प्री 2025 का पूछा हुआ प्रश्न है। 33 वर्षों में जितने प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं ना, उन तमाम प्रश्नों को हम कवर करते हैं और बेहतरीन ढंग से कवर करते हैं। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती के तिनकठिया प्रथा से पीड़ित किसानों की शिकायतों की जांच के लिए बिहार एवं उड़ीसा की औपनिवेशिक प्रांतीय सरकार ने एक औपचारिक जांच समिति का गठन किया। तो क्या होता है, जो 1917 का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था, उसको जांच करने के लिए वो जो कर लगाया गया था, जो लगान लगाया गया था, यह सही है या गलत है, इसकी जांच के लिए एक औपनिवेशिक प्रांतीय सरकार ने क्या किया, तो औपचारिक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसे प्रायः चंपारण कृषि कमेटी या फिर चंपारण कृषि जांच समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति का गठन गांधी जी और तत्कालिक सरकार के बीच बने समझौते का परिणाम था। जब इन दोनों के बीच समझौता होता है, गांधी जी और जो तत्कालिक सरकार थी उसके बीच, तो फिर इस कमेटी का गठन होता है, जिसे हम चंपारण कृषि जांच समिति कहें या चंपारण कृषि कमेटी कहें। अगले प्रश्न को देखेंगे और अगले प्रश्न से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि सेशन आपको अच्छा लगे, यदि सेशन आपको पसंद आए, आपको लगे कि जीएस सारथी अड्डा आपका सारथी बनके आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में एक प्रशस्त भूमिका निभा रहा है, तो आप जीएस सारथी अड्डा का सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट में बस आपको सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों में शेयर कर देना है, और पसंद आए वीडियो यदि दिल को छू जाए तो लाइक का भी बटन दबा देना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। आपको बताना है, जो चंपारण आंदोलन था उसके जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए जो कदम उठाया, उस कदम को बताना है कि वह कदम क्या था। क्या महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया, या फिर क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा दिए गए और मार्शल लॉ लगा दिया गया, या चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो हमने अभी देखा कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए वही बात है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषि समिति या कमेटी कहे, इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया। गांधी जी ने इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना भी गया, और जांच समिति के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1918 में, अब यहां ध्यान रखेंगे, 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित कर दिया। जब यह जांच अपना रिपोर्ट पेश करती है तो एक कृषि अधिनियम लाया गया, जिसे चंपारण कृषि अधिनियम 1918 के नाम से जाना गया, और इसके अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की स्थापना कर दी गई। उम्मीद है कि चीजें आपको अच्छी लग रही होगी, चीजों को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। अगला प्रश्न आप खुद ही आंसर कर देंगे, मेरी कोई जरूरत नहीं है इसमें। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब महाभियोग लगाया गया। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, और जब 1917 में यह चंपारण आंदोलन हुआ तो 1917 में ही इन पे महाभियोग लग गया। महाभियोग इसलिए लगाया गया ताकि इनको प्रताड़ित किया जाए और यह इस
आंदोलन को छोड़ करके भाग जाएं, लेकिन महात्मा गांधी डटे रहे और 1917 का जो चंपारण आंदोलन था उसे सफल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए महाभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। कहां? तो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। प्रश्न यहां से बन सकता है 100% कि 1917 का जो चंपारण आंदोलन था उस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। उस नेतृत्व में महात्मा गांधी का विरोध किसने कर दिया? प्रश्न ऐसे बनाया जा सकता है, कई लैंग्वेज में इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। तो आपको नाम याद रखना है, जो नाम है एनजी रंगा। एनजी रंगा जी को याद रखना है। इन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह को क्या किया था? तो विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह के कुछ वर्ष उपरांत गांधी जी को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा नाम से संबोधित किया। यह भी प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी यानी कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। कब कहा? तो जब चंपारण सत्याग्रह क्या होता है, पूर्ण रूप से सफल होता है चंपारण सत्याग्रह, तब कहा। हालांकि यह महात्मा का जो संबोधन है यह किसी प्रमाणिक प्राथमिक स्रोत से उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, लोगों द्वारा कहा गया था कि उनको महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद दिया था। आप ध्यान भी रखेंगे। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जेबी कृपलानी भी थे, इनके साथ साथ और भी कई लोग थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण इस समय अभी सक्रिय ही नहीं हुए थे। ऑप्शन नंबर डी होगा। जयप्रकाश नारायण आपको गांधी जी के साथ कहां मिलेंगे? तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में मिलेंगे और भूमिगत आंदोलन चलाएंगे जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्रश्न को जैसे हमारे सामने मिलेगा वैसे हम उसको करेंगे। अब थोड़ा जरा हम यहां देख लेंगे कि कौन कौन इससे संबंधित थे। तो राजकुमार शुक्ल एक नाम आपको याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद याद रखना है, अनुग्रह नारायण सिन्हा को याद रखना है, जेबी कृपलानी याद रखना है, महादेव देसाई को याद रखना है, नरहरि पारेख को याद रखना है। जयप्रकाश नारायण उस समय चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित तो नहीं थे? आपने देखा यहां कई नाम, राम मनोहर लोहिया होंगे जो नहीं होंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजकुमार शुक्ल, कृपाली, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, अनुग्रह नारायण सिन्हा सभी लोग थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया जी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों का कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो हमने देखा कि आप क्षतिपूर्ति कर दीजिए, लगान दीजिए और नील की खेती से छुटकारा पाइए। गोरे बागान मालिकों ने उन पे लगा रखा था। अब उस कर का क्या नाम था? हमने पहले ही एक्सप्लेनेशन बताया था। फटाफट आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या नाम था? तो उस कर का नाम तवान था। तवान नाम से इसे जाना जाता था। तवान कर था जो किसानों को देना पड़ता था और यह बहुत ही ज्यादा होता था, जिसे चुका पाना किसानों के बस की बात नहीं थी। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना था। ध्यान रखेंगे 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिस वजह से इसे 3 कठिया आंदोलन कहा गया। उन यूरोपीय मालिकों द्वारा यह तय दामों पर उन्हें बेचना भी पड़ता था, यानी कि खेती तो आप अनिवार्य रूप से करेंगे, लेकिन जो उससे नील निकलेगा उस नील का जो दाम होगा वह तय कौन करता था? तो वह यूरोपीय बागान मालिक करते थे। ध्यान रखेंगे यूरोपीय बागान मालिक द्वारा तय दाम पे इसे बेचना पड़ता था। 3 कठिया पद्धति भी इसे कहा जाता है क्योंकि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर खेती करना अनिवार्य था। यदि नील की खेती करने वाले छूट चाहते तो नील की किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना होता था और उस कर का नाम क्या था? तो उस कर का नाम तवान था। तवान ध्यान रखेंगे। चलिए, सेशन अच्छा लग रहा होगा। आप अभी जुड़े हैं, नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? फटाफट आप बताएंगे कि जो 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह था उसमें किसने भाग लिया था? क्या कृषक मजदूरों ने लिया, औद्योगिक कर्मियों ने लिया, जनता ने लिया या मजदूर ने लिया? तो 1918 में जो अहमदाबाद मिल मजदूर के नाम से भी इसे जाना जाता है
और जब यह मिल मजदूर यानी कि फैक्ट्री की बात है तो फैक्ट्री में औद्योगिक कर्मी होंगे और यही औद्योगिक कर्मी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्हीं को लेकर के क्या किया गया था, गांधी जी द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। अब कारण क्या था, क्यों हस्तक्षेप किया गया, कैसे क्या हुआ, इसको जरा हम यहां देखेंगे। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। तो कहां, तो जो अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल थी, उसमें जो मिल मालिक थे और मिल मालिक के साथ जो मजदूर थे, उनके बीच बोनस बढ़ाने को लेकर के जो विवाद चल रहा था, उसमें महात्मा गांधी ने क्या किया, तो हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करके इस विवाद को क्या करते हैं, तो निपटारा भी कराते हैं। चूंकि यह विवाद जो था यह प्लेग बोनस को लेकर के था। यदि आपसे पूछे कि यह विवाद किसको लेकर के था, तो प्लेग बोनस को। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद, यानी कि उस समय बहुत बड़ी महामारी प्लेग बीमारी चला था, इस प्लेग का प्रकोप जब खत्म होता है, जैसे हम लोगों ने देखा है रिसेंटली कोरोना काल में, वहीं कोरोना काल जैसे महामारी प्लेग उस समय आया था। इसके खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे। किसको समाप्त करना चाहते थे, तो जो एक्स्ट्रा खर्च दिया जाता था, जो लोगों को बढ़ा करके पैसा या फिर बोनस दिया जाता था, उस बोनस को समाप्त करना चाहते थे। जबकि मजदूर चाहते थे कि नहीं, यह जो बोनस है यह बरकरार रहे, और इसी मांगों को लेकर के इन दोनों में क्या हो जाता है, तो लड़ाइयां होने लगती है। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाहन का खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने यह घोषणा की कि मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि कर दी जानी चाहिए। हालांकि मजदूर 100% पे थे और कुछ लोग इसमें हस्तक्षेप आकर के कहते हैं कि 50% कर दीजिए, लेकिन 50% पे भी जो मालिक थे वो मानने के लिए रेडी नहीं थे। फिर गांधी जी ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद कहा कि मिनिमम मजदूरों के वेतन में 35% को क्या करना है, वृद्धि करना ही होगा। और इसको मकान मालिक द्वारा क्या कर लिया गया, तो मकान मालिक द्वारा जो गठित ट्रिब्यूनल कमिटी थी उसके द्वारा इसे मान लिया जाता है। और यह जो अहमदाबाद कॉटन मिल मजदूर का जो आंदोलन था ये भी समाप्त हो जाता है। यहां भी महात्मा गांधी को सफलता मिलती है। अगला प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का है। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य किसने हस्तक्षेप किया था, महात्मा गांधी। अभी हम लोगों ने इतनी कहानी इनके बारे में पढ़ी, इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम, अब आप बताएंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आप बताएंगे कि वह कौन सा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सबसे पहले प्रयोग किया, यानी कि पहली बार भूख हड़ताल पे गए। क्या यह रॉलेट एक्ट था, असहयोग आंदोलन, बारदोली, अहमदाबाद। तो 1917 का बाद इनका 1917 के सफलता के बाद अहमदाबादी मिल मजदूर इनका सत्याग्रह था। और इसी मिल मजदूर सत्याग्रह में इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान किया और भूख हड़ताल पे भी रहे। पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद की हड़ताल में ही किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अहमदाबाद से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया, अच्छे एक्सप्लेनेशन को भी देखा। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, फटाफट बताएंगे वह कौन सा। राजकोट सत्याग्रह था क्या, इसमें इन्होंने लिया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में इन्होंने लिया था, खेड़ा में। चंपारण में असहयोग आंदोलन का तो इन्हीं ने ही नेतृत्व किया था, चंपारण इन्होंने। बाइकोम सत्याग्रह होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइकोम सत्याग्रह में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, हालांकि थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करते थे लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे। चलिए, बाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे, जबकि खेड़ा, राजकोट असहयोग आंदोलन का नेतृत्व खुद गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र के बारे में बताएंगे। कितने प्रश्न और हैं, 1 2 3, अभी अच्छे खासे प्रश्न हैं। चलिए, बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम कल कवर करते हैं। प्रश्न और उसके आगे वाला जो टॉपिक है किसान आंदोलन एवं विकास, इससे भी संबंधित प्रश्नों को कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।